Good morning, my dear student. Today we are going to continue our class 12th history, chapter 12, Kings and Chronicles. Theme 8. My dear, in this chapter we are going to discuss about the Chronicles which was written in Mughal court during 16th to 17th century and their importance also. My dear, I hope you have remembered my previous class where I was discuss about this chapter. चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको कुछ बातों पे चर्चा की. मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से मुगल कोर्ट में I have already taught you that by which way the Mughal court was functioning, by which way the Mughal emperors, they very eager to write their history. अपने इतिहास को लिखवाने के लिए कितने उत्सुक थे. इन चीज़ों की जानकारी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत कल पढ़ी. हमने आपसे कहा कि किस तरीके से क्रॉनिकल्स जो शब्द इंग्लिश में आया, उस क्रॉनिकल शब्द को क्या कहा गया. मुगलों के इतिहास में शुरुआत में उसे इतिवृत्त या उनके समय में लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण. सो माय डियर, इट वाज क्लियरली एक्सप्लेन बाय मी इन योर प्रीवियस क्लास दैट कि किस तरीके से इतिहास को वो लिखते थे, किस तरीके से उनके अंदर ऐतिहासिक सूचनाओं को अपने बाद की जनरेशन में प्रॉपरली पहुंचाने की उत्सुकता थी. हमने आपसे कल कहा था कि मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विभिन्न जातियों, विजाति जिसको बोलेंगे, विभिन्न धर्मों के लोगों पर शासन करते थे. वे विभिन्न लोगों के ऊपर अपने को शासक मानते थे और फिर उनके ऊपर शासन करने का काम उनके लिए कितना दुरूह होगा इस चीज को बताने का प्रयास करते. हालांकि वास्तविकता, राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि की सीमाबद्ध कर देती थी कि फिर ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण. इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि जो मुगल एम्परर थे वो तुर्क थे, बाहर से आए हुए थे. भारत में हिंदू थे, भारत में सिख थे और भारत में और भी विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों, बौद्ध, जैन के मान्यताओं के लोग थे. मुगल शासक इनके ऊपर अपने को शासक घोषित किए, स्थापित किए और उन्हें इनके ऊपर शासन करना था. इसके लिए उन लोगों ने इन पूरी चीज़ों को एक व्यवस्थित फॉर्म में करने का प्रयास किया. ये कहना आसान है, इट इज़ वेरी इजी टू से दैट कि इट वाज इजी फॉर देम टू रूल होल इंडिया, बट दे फेस सो मेनी डिफिकल्टीज. और इसलिए उन्होंने प्रचार प्रसार का एक नया तरीका, राजवंशी इतिहास को लिखवाना शुरू किया. मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा. कोर्ट पोएट को उन्होंने अपॉइंट किया. जो इतिहासकार थे, जो लेखक थे, उन लोगों ने मुगल इतिहास को लिखने का काम किया. हर समय में लगभग मुगल इतिहास लिखे गए. काजिम सिराजी शाहजहां के काल में थे. आप लेखकों के नाम उठाए, अबुल फजल फैजी अकबर के काल में, उस्ताद अहमद लाहौरी बादशाह नामा शाहजहां काल में. आप मोहतमिद खान को लेंगे जहांगीर के समय में. जहांगीर खुद अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता है जहांगीरनामा में. आलमगीरनामा में काजिम सिराजी, लेकिन कई नाम आते हैं. मुगलों ने अपने इतिहास को लिखने का काम किया, गजेटियर्स लिखवाए और ये सब मुगल अपने इतिहास को ही एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे थे. कहने का सेंस में इतना ही है कि हर मुगल शासक ने समय पे अपने इतिहास को एक प्रॉपर फॉर्म के टेक्स्ट में लिखवाया. ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात थी. मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को दरबार में घटने वाली घटनाओं के विवरणों को लिखने का काम सौंपा. इन विवरणों को, जो दरबार की कोर्ट की एक्टिविटीज थी, में बादशाह के
समय की घटनाओं का पूरा डाटा लेखा जोखा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की ढेरों जानकारियां इकट्ठी की। अंग्रेजी में लिखने वाले मॉडर्न हिस्टोरियंस ने मूल पाठ को इस शैली जो कोर्ट में लिखे गए इतिहास थे उन्हीं को ही अंग्रेजी इतिहासकारों ने एक नाम दिया क्रॉनिकल्स का। जैसे अकबरनामा, जैसे हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, बादशाहनामा जिसको बोलते हैं, जहांगीरनामा, आलमगीरनामा। तो समय समय पे ऐसी किताबें लिखी गई जो कोर्ट की बातों को, स्पेशली कोर्ट की एक्टिविटीज को, राजा के व्यवहार को, राजा के द्वारा दिए गए आदेश को कंबाइन कर। ये डेली होने वाली घटनाओं को लिपिबद्ध करने वाले लोग थे जो इसको लिखने का काम करते थे। When we will discuss about the postal system of Akbar or Mughal Empire, where it is very clear कि कौन कौन लोग थे, कैसे लिखते थे, क्या उनका रोल था, वितिक्षी कौन थे, इन सभी चीज़ों पे डिटेल आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। माय डियर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट द इंग्लिश हिस्टोरियंस दे यूजेस देयर द रिटन एविडेंस chronicles for collecting the information about particular rulers and their regimes in form. उस कालक्रम के विवरण को प्रस्तुत करने के लिए मुगलों के जो इतिहास जिन्होंने लिखवाए वो वर्तमान आधुनिक विद्वानों के लिए अपरिहार्य हो गए, अनिवार्य हो गए। एक और ये इतिवृत्त मुगल राज की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया जाता था। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य इन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं लिखी जाती थी, प्रोपोगेट की जाती थी। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों इन चैप्टर पे बात करेंगे। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि क्रॉनिकल्स के मतलब को समझना जरूरी है, स्पेशली मुगल क्रॉनिकल्स का। और कल ही हमने आपको मुगलों के इतिहास के बारे में थोड़ी सी सूचना दी थी। मुगल शासकों के क्रम को मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने आपसे कहा था कि मुगलों के राज्य में किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती थी, सर्कुलेट होती थी। इन सारी बातों को हमने विस्तार से आपको समझाया। माय डियर, मुगल शब्द का उल्लेख कब हुआ, मुगल शब्द कब आया, यहाँ पे ये प्रश्न सबसे बड़ा है। माय डियर, you have to understand about that the Mughals. Babur, he never used that word Mughals. Mughal word used by the British historians or the European historians who ruled India during 16th, 17th century. They rulers that introduced by the European historians as a Mughals. But the word Mughals derived from particular things. they कहाँ से लिया उन्होंने कहा कि मंगोल से लिया। वो कहते हैं कि मंगोल्स से मुगल आया होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातों का उल्लेख किया। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि बाबर was founder of the Mughal dynasty, Mughal empire. Babur, he never used this word in their autobiography, बाबर नाम। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर की 5वीं वंशज थे। बाबर की माँ कुतुब निगार खान मंगोल तरफ से 14वीं वंशज थी।
तो बाबर के अंदर तैमूरिड्स के भी ब्लड थे और मंगोलों के भी रक्त थे। तो एक तरह से मंगोलों की पूरी चीजें उनके पास थी और तैमूर के भी गुण उनके अंदर थे। तो इसलिए लेकिन बाबर हमेशा अपने को तैमूरिड्स लिखता है, तैमूरी परंपरा का वाहक लिखता है। वो कहता है मैं तैमूर परंपरा का हूँ, मैं तुर्क हूँ, मैं टर्की से बिलोंग करता हूँ, मेरे एंसेस्टर्स टर्की के थे। इस बात का वो उल्लेख करता है बार बार। बाबर ने अपने जीवन की शुरुआत काबुल की एक छोटी रियासत से शुरू किया। फरगना एक जगह थी, उमर शेख मिर्जा फरगना के एक छोटे से कबीले के सरदार थे। फरगना के सूबेदार कैसे कहते थे। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात बाबर 12 साल की उम्र में नियर अबाउट फरगना का सूबेदार बनता है। उसके सामने उसके अंकल की तरफ से उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब बाबर काबुल विजय के लिए जाता है, फरगना उसके हाथ से निकल जाता है। कुछ समय के बाद उसके पास से काबुल भी निकल जाता है। बाबर के पास कुछ भी नहीं होता। फिर बाबर एक सेना इकट्ठी करता है और फिर काबुल पे कब्जा करता है, काबुल पे अधिकार करता है और खलीफाओं की उपाधि को त्याग कर पहली बार बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। एक तरीके की क्रांतिकारी परिवर्तन था तुर्क इतिहास में। बाबर भारत में बादशाह की उपाधि के साथ अपने को इंट्रोड्यूस करता है। काबुल विजय के बाद वो बादशाह की उपाधि धारण करता है और फिर वो इसी समय भारत में सल्तनत पीरियड चल रही होती है और सल्तनत में इब्राहिम लोदी जो सल्तनत के अंतिम शासक रहते हैं। अंतिम इसलिए क्योंकि बाबर से पराजित होकर की हत्या कर दी जाती है। तो इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया कि आप भारत आइए, हिंदुस्तान आइए, हिंदुस्तान में आप अटैक करिए। बाबरनामा में इस बात का उल्लेख है कि बाबर कहता है कि राणा सांगा ने भी मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए और अटैक करिए। इसके पीछे के मंतव्य क्या थे दोनों के अपने अलग अलग। दौलत खान सोचता था कि अगर इब्राहिम लोदी पराजित होता है तो दिल्ली सल्तनत पे मेरा अधिकार हो जाएगा। राणा सांगा सोचते हैं कि यदि लोदियों का समापन हुआ, लोदी पराजित हुए, तो मैं एक शक्तिशाली शासक के रूप में दिल्ली पे भी अधिकार कर लूँगा। सबके अपने अपने निजी हित थे, लेकिन बाबर करता इसके ठीक विपरीत है। बाबर बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इंडिया पर अटैक करता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। सल्तनत पीरियड का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध करता हुआ युद्ध भूमि में शहीद होता है और लोदियों की सत्ता सल्तनत भारत में खत्म होता है और यहाँ से मुगल एम्पायर की स्थापना होती है 1526। आगरा में बाबर अपने को अपनी राजधानी स्थापित करता है और शासन शुरू करता है। राणा सांगा और दौलत खान लोदी की सोच के विपरीत बाबर अपने को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम। और फिर बाबर उनके खिलाफ युद्ध करते हैं, खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ 1527। राणा सांगा पराजित होते हैं। 1528 चंदेरी, 1528-29 घाघरा अफगानों को पराजित करता है। इस प्रकार बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध में भारतीय राजपूतों को और भारतीय जो भारत में शासन करने वाले अफगान थे उनको पराजित करके अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं। लेकिन बाबर के पास टाइम कम होता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उसको आराम बाग से निकाल करके उसकी कब्र को काबुल ले जाया जाता है और वहाँ उसको दफन किया जाता है। बाबर के पास टाइम कम था। बाबर के बाद उसका पुत्र जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बाद उसका पुत्र
नासिरुद्दीन हुमायूं गद्दी पे आता है। हुमायूं 1530 से 5040 तक बादशाह रहता है। फिर शेरशाह सूरी से वो पराजित होता है, अफगान सरदार शेरशाह सूरी से पराजित होता है। 1540 39 और 40 में 2 युद्ध, चौसा और बिलग्राम के युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ता है शेरशाह से, और उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है। ईरान के शासक तहमस्प के यहाँ वो शरण लेता है। इसी दौरान 5040 और 5055 के बीच में ही अकबर का जन्म होता है। राणा अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में अकबर का जन्म होता है। जब अकबर निर्वासन में होता है, हुमायूं अपने निर्वासन काल में होता है, एग्जाइल पीरियड में होता है। 5055 में एक बार फिर सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं फिर से गद्दी पे आता है, अफगानों को पराजित करता है और भारत में सत्ता स्थापित करता है। लेकिन 5055 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। दिन में प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। हुमायूं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। हुमायूं ने अपने जीवन में कुछ गलतियां की। हुमायूं ने बाबर की वसीयत के अकॉर्डिंग अपने राज्य को 4 भागों में बांटकर अपने भाई हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल तीनों को अलग अलग राज्यों का हिस्सा दे देता है। तो बाद में वो रिवोल्ट करते हैं, इससे हुमायूं को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में। ये घटनाएं, ये चीज़ें होती हैं। हुमायूं काफ़ी पराजित होता है, परेशान होता है, और अंतर लेन पूले ने लिखा कि वो गिरते पड़ते चला और गिरते पड़ते दुनिया से चला गया। जब सीरियस उसकी मृत्यु होती है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पे आता है। मुगल शासन का वो महान सितारा अकबर, जिसे इतिहास में अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। हम इस चैप्टर में अकबर की यूनिफाइंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के द्वारा की गई भारत में व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस दिस। हियर आई एम ओनली इन्फॉर्म अबाउट दैट लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल एम्पायर। और यहाँ पे अब हुमायूं की मृत्यु के बाद 5056 बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, और यहाँ पे अकबर को एक युद्ध लड़ना। अकबर और हेमू के बीच युद्ध में हेमू पराजित होता है। हेमू की आंख में तीर लगता है, हेमू हाथी से गिर जाता है। उसको पकड़ के अकबर के सामने लाते हैं और बैरम खान उनका सर काट देता है। अकबर अपने को मजबूती से भारत में मुगल सल्तनत में स्थापित करता है। मुगल राज्य के संस्थापक, मुगल राज्य के मजबूत शासक के रूप में अपने को स्थापित करता है। और अकबर का शासनकाल 5056 से लेके 1605 तक लगभग 39 ईयर्स, या आई थिंक 49, आप काउंट कर लीजिए। 5056 टू 1605 तक का शासनकाल अकबर का शासनकाल। अकबर अपने जीवन में कई सारे परिवर्तन करता है, कई सारी विजय करता है। अकबर की पहली विजय मालवा की विजय थी, और अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी 1601 में। मालवा 1663 में वो युद्ध लड़ता है और मालवा को जीतता है। इस तरह इसके बीच अकबर ने राजपूताना पे मेवाड़, मेड़ता, रणथंभौर, राजपूताना की कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा करता है। साउथ में भी अभियान करता है, अहमदनगर, बीजापुर, और उसे अपने साम्राज्य का एक पार्ट के रूप में स्थापित करता है। तो एक पूरा का पूरा अकबर का शासनकाल, अकबर की विजय मुगल एम्पायर को काफ़ी बड़ी क्षेत्र में स्थापित करती है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अकबर in a very vast way in your next video, because if you will start to explaining the Akbar in this video, we have no time. So समरी के रूप में अकबर की थोड़ी सी जिक्र का मैंने उल्लेख किया। अकबर के बाद
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनका पूरा नाम था। उसके बाद उनका पुत्र जहांगीर गद्दी पे आते हैं। जहांगीर अकबर के लास्ट समय में विद्रोही हो जाते हैं। जहांगीर ने अपने दोस्त बीर सिंह बुंदेला से अकबर के खासम खास अबुल फजल की हत्या करवा देता है। बीरबल भी यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते समय बीरबल भी मारे जाते हैं। अकबर का अंतिम समय काफी दुख भरा रहता है। अकबर के सारे अपने उनके खास उनसे दूर हो जाते हैं। तो अकबर का पूरा शासन उतार चढ़ाव लिए हुए अकबर के पूरे इतिहास को एकदम ध्यान से देखो, एक नए तरीके से, एक नए अप्रोच से चलता है। अकबर ने काफी सुधार किए, लैंड रेवेन्यू फंड, नई सिस्टम चलाई। चैप्टर 8 थीम 8 आप में डिलीटेड है, नहीं तो हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल का पढ़ते, वहाँ हम देखते प्रति, फोलर, चच्चर, चाचर, जमीनों का डिवाइडेशन, रई सिस्टम क्या थी, दस्तूर उल अमल क्या था, रई सिस्टम की जगह दस्तूर उल अमल आईने दैसाला क्या थी, टोडरमल ने क्या सुधार किए, भावली क्या थी, कनकूत क्या था, नानाबंदी क्या थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई क्या थी, मेजरमेंट ऑफ लैंड क्या था, सब कुछ अकबर ने अपने लंबे शासनकाल में किया। धार्मिक रूप से भी अकबर काफ़ी सहिष्णु था। इबादत खाने की स्थापना 1575 को उसने कराई। 1578 तक उसने सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाने में परमिशन दे दिया। 79 में मजहरनामा धारण करके धर्म का प्रधान होने की उपाधि धारण कर ली। इस तरह से अकबर ने अपने जीवन काल में काफ़ी चेंजेस एम्पायर में किया। पॉलिटिकली चेंजेस भी हुए, इकोनॉमिकली चेंजेस भी हुए, पूरा चेंजेस हुआ। और कमोबेश जहांगीर ने अकबर की नीतियों को ही पालन किया। जहांगीर गद्दी पर बैठते ही कुछ घोषणाएं जारी की। जहांगीर भी सेकुलर बने रहे, अकबर के प्रभाव उनके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर के समय ही काबुल उनके हाथ से निकलता है। कांधार चौकी उनके पास से निकल जाती है, ईरानियों को उस पर कब्जा होता है। यदि उस पर लेने का प्रयास कई बार जहांगीर करते हैं, फिर भी पूरी तरीके से सफल नहीं होते। शाहजहां काल में फाइनली उस पर कब्जा होता है, फिर वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। जब लास्ट टॉपिक इसका हम पढ़ेंगे फ्रंटियर्स, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, वहाँ पर हम चीज़ को डिस्कस करेंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पे आते हैं। जहांगीर का काल पेंटिंग्स के लिए, चित्रकारी के लिए स्वर्ण काल था, और शाहजहां का काल स्थापत्य कला के दृष्टि से मुगल स्थापत्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब जहांगीर के समय बनी हुई बड़ी मस्जिदें थी। शाहजहां का समय स्थापत्य कला के दृष्टि से सबसे उन्नत काल था। 1628 to 58 तक का समय शाहजहां गद्दी पे आते हैं। 1628 और 58 के बीच शाहजहां के समय दोनों अप्रोच दिखता है, सेकुलरिज्म भी और अपने धर्म के प्रति, इस्लाम के प्रति फेवर भी। शाहजहां ने कुछ नीतियाँ निकाली। हिंदू लोग मुस्लिमों को दास नहीं बना सकते, मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, हिंदू व्यापारियों में कुछ टैक्स ज़्यादा। औरंगजेब के काल में ये और ज़्यादा बढ़ गया। अंतिम शासक, ताकतवर शासक में मुगल ने औरंगजेब का नाम आता है। 1658 टू एक लंबा समय, 1707 1658 टू 1707 मुगल काल का सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला शासक औरंगजेब ही था। औरंगजेब का शासनकाल के बारे में यदि आप चर्चा करें इतिहास
के पन्नों को देखने का प्रयास करें तो आपको ये समय काफ़ी, ये टाइम आपको काफ़ी डिस्प्यूटेड भी दिखेगा, इस टाइम में काफ़ी रिफॉर्म भी दिखेगा। अकबर औरंगजेब का काल ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चित रूप से बड़े रिसर्च का विषय है। आज भी इसमें चर्चाएं चलती हैं। कुछ लोग औरंगजेब को एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं, कुछ लोग औरंगजेब को सेकुलर मानते हैं, कुछ लोग औरंगजेब को इन दोनों के बीच का मानते हैं। तो औरंगजेब का बेसिक जो लाइन है वो अपने में यूनिक है। ये क्रम है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके बारे में कुछ डिटेल्स हम कल पढ़ा देंगे आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।